नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या ईडी को अब बंद कर देना चाहिए? जब एक सरकारी जांच एजेंसी ऐसी हरकत करने लग जाए कि कानून के समक्ष भी अपने काम का बचाव ना कर सके, तो फिर इस विभाग को भंग ही कर देना चाहिए। इसके होने का कोई नैतिक आधार नहीं रह जाता। अब एक नहीं, कोर्ट के अनेक आदेश आ चुके हैं, टिप्पणियां आ गई हैं, जिससे यही पता चलता है कि यह एजेंसी बेलगाम हो चुकी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में जो कहा है, उसे सुनकर इसके अफसरों को शर्मिंदगी तो होती होगी, लेकिन शर्मिंदगी अगर हो रही होती तो एक ही गलती को बार बार दोहराया नहीं जाता। ईडी की हरकतों को कोर्ट ने इंडिफेंसिबल इन लॉ कहा है, यानी इस एजेंसी ने ऐसा काम किया है जिसका बचाव कानून के सामने नहीं किया जा सकता। तब क्या इस विभाग के ही अफसरों पर मुकदमा नहीं चलाना चाहिए या इस विभाग को ही भंग नहीं कर देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की अफसर सौम्या चौरसिया को 2.25 साल से अधिक जेल में रखने को लेकर जो टिप्पणी की है, वह काफी है यह समझने के लिए कि ईडी अब एक विभाग नहीं बल्कि एक दैत्याकार सा ढांचा है, जिसे नहीं रोका गया तो यह संस्था भारत के लोकतंत्र को ही निगल जाएगी। या तो इसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए या इसे भंग ही कर दिया जाए। आखिर कभी तो अदालतों को ईडी के अफसरों को जवाबदेह बनाना पड़ेगा, उनकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लोकतंत्र और लोकहित में इसमें काम करने वाले सभी अफसरों के नाम के साथ उनके फोटो जनता के बीच प्रकाशित किए जाने चाहिए, ताकि लोग भी जानें कि इस विभाग को किसी को जेल में डाले रखने का विभाग बनाने वाले कौन हैं। कांग्रेस विधायक की अवैध गिरफ्तारी रद्द की गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने यहां तक कह दिया कि 14 घंटे पूछताछ करके आप कोई हीरो नहीं बन जाते हैं। हीरो कैसे बनेंगे? जब यह रिकॉर्ड होगा तो आने वाला इतिहास खलनायक के रूप में ही दर्ज करेगा, और करेगा जरूर ईडी का सारा काम। जस्टिस सिंधु ने कहा कि ईडी का सारा केस मुख्यतः जाली ई रवाना बिल पर आधारित है। जस्टिस सिंधु ने यह भी कहा कि पवार का नाम पहली 8 एफआईआर में नहीं है, नवी एफआईआर में भी वह आरोपी नहीं बनाए गए। कोर्ट ने कहा कि जब अवैध खनन मामलों के लिए माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 पहले से मौजूद है, तो यह मामला पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत कैसे आया? इसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए कोर्ट ने अभियोजन पर रोक लगा दी है। जस्टिस सिंधु की बेंच ने संविधान के आर्टिकल 21 का हवाला देते हुए कहा है कि ईडी को अनावश्यक उत्पीड़न करने से बचना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार मानकों के तहत संदिग्धों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। ईडी को सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए। संदिग्धों के खिलाफ जांच के लिए उचित समय सीमा का पालन हो और इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी मानवाधिकारों के अनुसार अभियुक्तों की निष्पक्ष जांच के लिए कुछ आवश्यक तंत्र स्थापित हो। इसकी जगह लंबे समय तक किसी ना किसी का अनावश्यक उत्पीड़न चलता रहता है जो ना हो। अब इसके बाद ईडी के लिए भी क्या बच जाता है? इस संस्था का क्या औचित्य रह जाता है जब कोर्ट को कहना पड़े कि अफसरों को बताया जाए कि समय सीमा भी कोई चीज होती है? किसी को लंबे समय तक जेल में नहीं डालकर रख सकते, यह मानवाधिकार का उल्लंघन है। अगर इस एजेंसी को गिरफ्तारी के नियम कानून सिखाने की जरूरत पड़ रही है, तो इससे अच्छा है कि इसके सारे अफसरों के नाम और रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिए जाएं और इस एजेंसी को अब भंग कर दिया जाए। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की बेंच ने इसके लिए ईडी को फटकारा कि पनवार से 14 घंटे 40 मिनट तक लगातार पूछताछ क्यों की गई। ईडी के लिए यह कोई हीरो बनने वाली बात नहीं, बल्कि ऐसा करना किसी भी व्यक्ति की निजी गरिमा की अवहेलना करता है। यह पहली डांट और फटकार नहीं है। ऐसा लगता है कि ईडी के अफसरों को इस कोर्ट में डांट से और उस कोर्ट में फटकार से अब कोई असर नहीं पड़ता। हरियाणा के विधायक और सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पनवार और छत्तीसगढ़ की अफसर सौम्या चौरसिया को लेकर अदालतों ने जो कहा है, हम इस वीडियो में उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी चाहिए। हालांकि यह बात
इन केस से संबंधित नहीं है, लेकिन इससे पता जरूर चलता है कि क्यों मोदी सरकार को इस बात से दिक्कत होने लगी कि कोर्ट बार बार अफसरों को बुलाने लगा है। केंद्र सरकार एक प्रक्रिया बनाए जाने की मांग करने लग गई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया बना भी दी। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर अफसरों को कोर्ट में ना बुलाया जाए। तय हुआ कि जब भी अधिकारी की निजी पेशी का आदेश दिया जाएगा तो उसमें कारण बताया जाएगा कि क्यों उसकी पेशी जरूरी है। निजी पेशी के लिए अधिकारी को पर्याप्त समय दिया जाएगा और उसे इसके बारे में पहले बताया जाएगा ताकि वह पूरी तैयारी से आए और केस में कोर्ट की मदद कर सके। सुनवाई के दौरान अधिकारी को अपमानित करने वाली टिप्पणियों से बचा जाएगा। कोर्ट पेश हुए अधिकारी की फिजिकल अपीयरेंस, शैक्षणिक पृष्ठभूमि या सामाजिक स्टैंडिंग पर टिप्पणियां करने से बचेगा। अदालत वहां सम्मान और पेशेवर माहौल बनाएगी। पेश हुए अधिकारी के कपड़ों पर टिप्पणी नहीं की जाएगी जब तक कि उसकी पोशाक उसके ऑफिस की विशिष्ट ड्रेस कोड का उल्लंघन ना करती हो, क्योंकि जब नाम से बुलाया जाता था और नाम से फटकार पड़ती थी तो अखबारों में खबर छपती थी और सबको पता होता था यह अफसर कौन है। अब उस अफसर का चेहरा नहीं है। इसके बदले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल या सरकार के दूसरे कई वकील कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। इन अफसरों का नाम अब सामने नहीं आता। कई बार लगता कि कोर्ट को अब ईडी के अफसरों को बुलाना भी चाहिए ताकि उनका नाम और काम जनता को पता चले। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया। 100 दिनों तक जेल में रख दिया गया। एक सांसद को अवैध रूप से अरेस्ट कर जेल में डाला गया है। यह हम नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला कहता है। दिल्ली पुलिस ने एक संपादक को ही अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध है। अब हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पनवार की गिरफ्तारी को कोर्ट ने अवैध कहा, उन्हें बरी ही कर दिया। 68 दिनों में ईडी का केस एक तरह से खत्म हो जाता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सुरेंद्र पनवार के साथ जो किया गया उसका किसी भी कानून में कोई बचाव नहीं। सुरेंद्र पनवार 68 दिनों तक अंबाला जेल में रहने के बाद रिहा हुए। एक चुने हुए विधायक को जब अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है, तब फिर इस देश में भरोसे के लायक कौन सी संस्था बची है? सुरेंद्र पवार के साथ साथ दिलबाग सिंह और कुलविंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी को भी हाईकोर्ट के जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की पीठ ने अवैध करार दिया है। 25 सितंबर को अपने विस्तृत फैसले में जस्टिस महावीर सिंह सिंधु की पीठ ने कहा है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता को किसी भी तरह से किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त नहीं पाया गया जिससे पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सिद्ध हो सके। जो अपराध सुरेंद्र पनवार ने किया ही नहीं, उसके लिए उन्हें 68 दिन जेल में रहना पड़ा। क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगेगी? सुरेंद्र पनवार आईएनएलडी में थे, फिर कांग्रेस में आ गए। 2019 में उन्होंने सोनीपत से बीजेपी की मजबूत नेता और कैबिनेट मंत्री कविता जैन को हरा दिया भारी मतों से। क्या इस वजह से सुरेंद्र पनवार को जेल में भेजा गया क्योंकि वे इस बार भी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं? ऐसे छापों के वक्त गोदी मीडिया की हेडलाइन देखा कीजिए। ऐसी चमकती है हेडलाइन जैसे सारे दस्तावेज इन एंकरों ने पढ़ लिए हों और कोर्ट ने सजा दे दी हो। अब कब बीजेपी कहेगी कि ईडी की गिरफ्तारियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता? हर ऐसी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी बयान देने आ जाती है। और अब उसका क्या कहना है जब सुरेंद्र पनवार की गिरफ्तारी ही अवैध पाई गई है? कांग्रेस इस खेल को समझ गई है। वह जानती है कि चुनाव आएंगे तो उसके नेताओं और समर्थकों के यहां ईडी का छापा पड़ेगा, इसलिए गिरफ्तारी के बाद भी सुरेंद्र पवार का टिकट नहीं कटा और सोनीपत से ही उम्मीदवार बना दिए गए। जब सुरेंद्र पनवार जेल में थे तब उनके परिवार के सदस्य प्रचार करने लगे। ससुर को जिताने के लिए उनकी बहू समीक्षा वोट मांगने लगी। 68 दिनों तक जेल में डाल दिए जाने से उनके परिवार और दोस्तों को किस यातना से गुजरना पड़ा होगा, उनका कितना राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान हुआ होगा। ईडी के वकील लगातार केस हार रहे हैं। जांच और पूछताछ के नाम पर बार बार पूरक चार्जशीट दायर कर किसी को लंबे समय तक जेल में रखने का इनका खेल अब अदालतों को समझ आ गया है। अदालतों की टिप्पणियां एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कार्यशैली पर भी लागू होती हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का उनका अभियान इन टिप्पणियों से एक्सपोज हो जाता है। किस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है वो सामने आता है।
पता चलता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है, राजनीतिक लाभ के लिए विरोधियों को जेल में डाला जा रहा है, यह खेल चल रहा है। सुरेंद्र पनवार के वकील सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने जब कहा कि सुरेंद्र पनवार ने ईडी के साथ जांच में पूरी तरह सहयोग किया, हर एक समन पर उपस्थित रहे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं था और उनकी गिरफ्तारी चुनाव के कारण की गई है, तो ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि चुनाव का ऐलान तो 1 अगस्त को किया गया, गिरफ्तारी 20 जुलाई को हुई। यह भी कितना कमजोर तर्क है। अब यह पता चल चुका है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहां कुछ महीने पहले से विपक्षी नेताओं के यहां ईडी के छापे पड़ने शुरू हो जाते हैं। ईडी के केस में कोर्ट की टिप्पणियों पर नजर रखा कीजिए। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केवल ईडी को नहीं फटकारा, बल्कि हाई कोर्ट को भी न्याय की बुनियादी बातों का ध्यान दिलाया। सुरेंद्र पनवार के केस में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बेंच ने अंबाला के एक विशेष जज के रिमांड आदेश को भी रिजेक्ट किया। यही नहीं, उनके आदेश को कानूनी दृष्टि से अक्षम्य कह दिया। फिर न्याय कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? जो अन्याय है वो अदालतों को पहले ही चरण में क्यों नहीं नजर आ रहा है? यूट्यूब पर रवीश कुमार ऑफिशियल चैनल पर हमने 970 वीडियो बनाए हैं। इनमें से ईडी को लेकर कई वीडियो बनाए हैं। आप सभी वीडियो देखा कीजिए तो पता चलेगा कि इस एजेंसी ने भारत की राजनीति ही नहीं, कारोबारी दुनिया, नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी कितनी दहशत पैदा की है। दिल्ली शराब घोटाले में इसका हाल देखिए। एक आरोपी अमनदीप ढल को छोड़कर सब बाहर आ गए और अभी तक ट्रायल की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। होगी भी तो जाने कब पूरी होगी। हेमंत सोरेन से लेकर मनीष सिसोदिया तक कोर्ट जांच एजेंसियों को कितनी ही चेतावनियां दे चुका है, कितनी हिदायतें दे चुका है, लेकिन इतने खराब रिकॉर्ड और अदालत से बार बार मिलने वाली फटकार के बावजूद केंद्र सरकार की एजेंसियां अपने आप को किसी भी जवाबदेही से ऊपर समझती हैं। ईडी के केस में निचली अदालतों का जमानत देने का रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार याद दिलाया है कि बेल नियम है और जेल अपवाद है। कोर्ट कह रहा है कि 10 साल में ईडी ने 5000 केस किए, सिर्फ 41 में आरोप सिद्ध हुआ। कोई अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं। इस शर्मनाक रिकॉर्ड पर प्रधानमंत्री मोदी सपना दिखा रहे हैं कि ईडी की जब्त संपत्ति को जनता में बांट देंगे। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि जब अंतिम फैसला आएगा तभी वह संपत्ति सरकार की होगी, लेकिन उसके पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ईडी के केस में जब्त संपत्तियों को बांटने का सपना दिखाने लग गए। यह नहीं बताते कि उनकी इस केंद्रीय जांच एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। 5000 केस हैं और 40-41 मुकदमों में सजा हुई है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी का एक मामला चर्चा की मांग करता है। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुयान की पीठ ने जो छत्तीसगढ़ की अधिकारी सौम्या चौरसिया को बेल देते हुए कहा है, वह फिर से यही कह रहा है कि इस एजेंसी को बेसिक काम करने की ट्रेनिंग देने की जरूरत है और सबसे जरूरी है कि इसे बताया जाए कि कब तक विपक्ष के लोगों को इस तरह से जेल में डालने की योजना चलती रहेगी और कितने केस में फटकार खाने के बाद ईडी के अफसरों को लगेगा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या साख बच जाएगी। कथित राजनीतिक लगाम को अब उन्हें भी खोल देना चाहिए। 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा 7 साल ही सजा होती है और आरोपी ने 1.25 साल से अधिक समय जेल में बिता दिए। अभी तक आरोप भी तय नहीं हुआ। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव रही हैं। इन्हें कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया। 1 साल 9 महीने जेल में रहीं। 1.25 साल में ईडी आरोप भी तय नहीं कर पाई। सौम्या चौरसिया की तरफ से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने कोर्ट से कहा 1 साल 9 महीने की कस्टडी में एक बार भी चौरसिया को छोड़ा नहीं गया, जबकि केस अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। 3 सह आरोपी अंतरिम जमानत पर छोड़े जा चुके हैं। सिद्धार्थ दवे ने मनीष सिसोदिया की जमानत का हवाला दिया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बेल नहीं मिली। हाईकोर्ट में उनकी जमानत तीसरी बार खारिज हुई, तब जाकर सौम्या चौरसिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों और
नियमों के अधीन अंतरिम राहत प्रदान करते हुए आदेश दिया है कि इस मामले में कई आरोपियों को जमानत दे दी गई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुयान ने ईडी को एक बार फिर से कड़ी फटकार लगाई और कहा, आरोप तय किए बिना आप किसी व्यक्ति को कितने समय तक जेल में रख सकते हैं। इस कानून के तहत अधिकतम सजा ही 7 साल है। पीएमएलए मामलों में आरोप साबित होने की दर क्या है? संसद में कहा गया है केवल 41 मामलों में सजा हुई, फिर आप एक व्यक्ति को सालों साल जेल में रखते हैं। 5 साल 7 साल, वो भी महिला होने के बावजूद किसी तरह जेल में डाले रखना है। अब अदालतों में यह खेल एक्सपोज होने लगा है। केंद्र सरकार की तरफ से जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोप इसलिए तय नहीं हो सके क्योंकि कुछ आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट की तामील नहीं हो सकी और निचली अदालतों में आरोपी पेश नहीं हुए, तब जस्टिस दीपांकर दत्ता ने हैरानी प्रकट करते हुए एएसजी एसवी राजू से कहा कि क्या यह किसी को सलाखों के पीछे रखने के लिए पर्याप्त कारण है? ऐसा लगता है किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार करना ही है तो किसी को बस किसी तरह जेल में रखना है। अलग अलग मामलों में देखिए यही जाहिर होता है। ईडी जानती है कि प्रक्रिया ही सजा है, प्रक्रिया में उलझाना ही ईडी का अब मुख्य काम हो चला है। 2-2 साल विपक्ष के नेताओं को अंदर कर दो, ठीक चुनाव से पहले विपक्ष को इस तरह से खत्म कर दो। गनीमत है कि विपक्ष ने ईडी के डर का भूत उतार फेंका है, वरना इस देश का लोकतंत्र खोखला हो चुका होता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।